रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको पता है कि क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो कि पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा ना जाकर रिवीजन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि कम समय पे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके रिवाइज हो सके। ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज में अभी तक 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहला लेक्चर जो था वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का था, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का था, और दूसरा लेक्चर जो था वो आधुनिक भारत पे बेस्ड था, मॉडर्न इंडिया पे बेस्ड था। तो अगर अभी तक आपने उन 2 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार उन 2 लेक्चर्स को भी जरूर देखिए। आपको क्विक रिवीजन सीरीज कैसी लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो चलिए क्लास, आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए जो कि स्क्रीन पर आपको नीचे दिया गया है। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पुस्तक है तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था, कहां पर? कोलकाता में। ठीक है, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। कल मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जब हुई थी तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो आप बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी किसने? जोनाथन डंकन ने। ठीक है, दादा भाई नरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन रॉय तथा विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी वो कौन था? माइकल मधुसूदन दत्त। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स द्वारा, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी क्लर्किकल पोस्ट थी, जो क्लर्क वाली पोस्ट थी, जो छोटे प्रशासनिक पद थे, उस पद पर नियुक्ति हेतु तो शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी उनको, इस वजह से वो मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे भारत में। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे वो कौन सा अधिनियम था? चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813। याद रखिएगा। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था किससे? शिक्षा से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तन मार्तंड प्रकाशित हुआ था कहां से? कोलकाता से। कब प्रकाशित हुआ था? 1826 में। अब मुझे बताइए पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर या पहला न्यूज़पेपर जो भारत में पब्लिश हुआ था वो कौन था? वो कौन सा था और उसके एडिटर कौन थे? दोनों आप बताइए, हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था किस पे? प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1906 में। सेडलर आयोग किस चीज से संबंधित था? शिक्षा से। क्लास अगर आपने मेरे जीएस मॉक टेस्ट की सीरीज को एक बार देखा होगा तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि सारे कमीशन जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है उनको याद करने का किस तरीके से। तो यहां पर मैंने आपको बताया था, आप लिखेंगे चार्ल्स, ठीक है, फिर हंटर, चार्ल्स हंटर, रेले, सैड, इट, हर्ट, सर्जेंट। ठीक है, तो यहां पे चार्ल्स हंटर, रेले, यहां पे सेडलर होता है,
यहाँ पे सेडलर है, ठीक है, इट चैप है, इट हर्टिंग है यहाँ पर, और सर्जेंट है। ये सारे जो कमीशन है ना ये एजुकेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो चार्ल्स कमीशन की बात करेंगे यहाँ पर, चार्ल्स वुड डिस्पैच की, तो ये आपके लॉर्ड डेलहाउसी के समय पे आया है, याद रखिएगा। हंटर कमीशन की अगर हम बात करेंगे तो ये लॉर्ड रिपन के समय में आया है, और रेले कमीशन की बात करेंगे तो ये कर्जन के समय में आया है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो किस समय पे आया है, उस समय लॉर्ड डेलहाउसी था। हंटर कमीशन कब आया है, लॉर्ड रिपन के समय पे, और रेले जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय पे आया है। चलिए और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आएंगे वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुई है। सेडलर आयोग किस चीज से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था, कब, 1917 में, ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड मैकले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत संबंधित था। डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वो रिलेटेड था शिक्षा क्षेत्र से। क्लास यहाँ पर जो मैंने ट्रिक बताया है बस आपको इस तरीके से सोचना है कि जो चार्ल्स है वो एक लड़का है, वो हंटर निकल गया। रेले जो उसकी मदर है वो बहुत सैड है और वो कहती है इट हर्ट, सर्जन से वो क्या कह रही, इट हर्ट। तो अगर इस तरीके से आप इसको एक स्टोरी की तरीके से याद रखेंगे तो जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड आपके कमीशन है वो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, और यही सीक्वेंस भी है। कभी अगर पेपर में आपसे प्रश्न को डिफिकल्ट करके पूछ ले कि इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए तो याद रखिएगा कि यही है, चार्ल्स हंटर है, रेले सैड है, इट हर्ट सर्जेंट है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये चीज मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता दूं कि डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है, जो कि मैकले द्वारा बताया गया था। इसमें क्या था कि अंग्रेजी शिक्षा को हम जो अपर क्लास है उन तक पहुंचाएं। जब अपर क्लास में ये एजुकेशन आपका अंग्रेजी शिक्षा जब उनको मिलेगी तो धीमे धीमे छनते हुए जो एजुकेशन है, जो इंग्लिश एजुकेशन है वो धीमे धीमे छनते हुए लोअर क्लास तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन थ्योरी है, और डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब अपर क्लास को एजुकेट करो, धीमे धीमे लोअर क्लासेस तक भी एजुकेशन पहुंच जाएगा। चलिए फिर देखते हैं भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, लॉर्ड मैकले थे, अभी मैंने आपको बताया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई, आधुनिक शिक्षा की बात की गई है, बताइए, लॉर्ड मैकले द्वारा, ठीक है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, प्रथम 3 विश्वविद्यालय जो भारत में स्थापित हुए थे वो था कोलकाता, मद्रास और मुंबई, और इसकी स्थापना 1857 में हुई थी। याद करिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। वुड डिस्पैच की बात जब हमने की है तो वो किसके समय में आया, लॉर्ड डेलहाउसी के समय में आया है, और उसी से आपके 1857 में कोलकाता, मद्रास, मुंबई की यूनिवर्सिटी की स्थापना भी हुई है। जिसके सतत प्रयत्नों में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वह कौन था, वो डीके कार्वे थे, याद रखिएगा, पहली फीमेल यूनिवर्सिटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई है। हिंदी कॉलेज कोलकाता, दिल्ली कॉलेज, मयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सर्वप्रथम स्थापना किसकी हुई है, तो हिंदी कॉलेज कोलकाता की हुई है। और यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न जो इसी से रिलेटेड है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वो कौन था, वो राजा राम मोहन रॉय थे। तो जब भी हिंदू कॉलेज की बात आए तो डेविड हेयर का नाम याद रखिए, अलेक्जेंडर डफ का नाम याद रखिए, और राजा राम मोहन रॉय का नाम याद रखिए। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसने की थी, तो वो थे मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था किसके द्वारा हुआ था, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग वही है जिसके समय पे दिल्ली दरबार हुआ था 1911-12 में, ठीक है। बम फोड़ा गया था इसके, जब इसका वो जा रहा था काफिला तो उस पर बम गिरा दिया गया था, ठीक है। और तब क्या हुआ था, जो कैपिटल थी उसको कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था,
और जो कोलकाता को जो रद्द किया गया था, बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको भी रद्द कर दिया गया था। तो ट्रांसफर हुआ था कैपिटल का, याद रखिएगा। दूसरा, इसके काफिले पे बम गिराया गया था, ठीक है, दिल्ली दरबार हुआ था, और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसको भी रद्द कर दिया गया था। और लॉर्ड हार्डिंग के समय ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। और आपको पता है, आपको मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया था? तो वो भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, बीएचयू था, ठीक है, वाराणसी। चलिए अब नए टॉपिक को देखते हैं, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। अब सबसे पहले हम राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं। भारतीय जागृति का जनक, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय जागृति का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारत का आधुनिक पुरुष, इन सभी नामों से हम किसको जानते हैं? राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय कि अगर हम पूरा नाम देखेंगे तो यहाँ पर आपको राजा दिख रहा है। तो प्रश्न में पूछता है कि राजा की उपाधि राम मोहन रॉय को किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय द्वारा ये उपाधि उनको दी गई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा क्लास। अकबर द्वितीय आपको पता है कि ये पेंशन पे जीवित थे, तो इन्होंने राम मोहन रॉय से कहा, राजा राम मोहन रॉय से, कि आप मेरी पेंशन को बढ़वाइए, आपको अंग्रेजी बोलने आती है तो आप जाइए, लंदन जाइए, क्वीन से मिलिए, किसी भी तरीके से मेरी पेंशन बढ़वाइए, मैं आपको राजा की उपाधि देकर भेजता हूं। तो ये था, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा, ठीक है, आपको पता है 1814-1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहां पर है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज की बात की गई है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया था, आपको पता है बाद में इनका कुछ विवाद हुआ, ठीक है, केशव चंद्र सेन का, जिसमें कि क्या था, इन्होंने विवाद किस चीज पर था? इन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया था, तो इसी के चलते ब्रह्म समाज में एक दरार पड़ी, ठीक है, असाधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। क्लास आप बस हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करते हैं, जहां पर भी एक्सप्लेन करना होगा वहां एक्सप्लेन करते हुए भी चलूंगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि इन्होंने अपने 13 साल की पुत्री का विवाह कर दिया था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था एक देववाद पर, ठीक है। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन रॉय ने नहीं किया था वह था पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध इन्होंने नहीं किया था। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन क्या क्या है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, एकदम सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ईश्वरवाद की बात की गई है, भगवान एक है, भले उनका स्वरूप अलग है लेकिन ईश्वर एक है। ब्रह्म समाज का ये धारणा थी, राजा राम मोहन रॉय की ये धारणा थी, ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग कब लिया था? 1893 में लिया गया था। सारा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है क्लास। प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नाम की पुस्तक लिखी वो कौन था? वो स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में की थी। याद रखिएगा इन्होंने शिकागो में स्पीच कब दी थी? 1893 में दी थी, ठीक है। और उसके बाद 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, ठीक है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित था आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। वेदों की ओर चलो ये किसके द्वारा बोला गया था? ये भी दयानंद सरस्वती जी द्वारा बोला गया था। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को।
सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। क्लास देखिए, यहाँ पर आप याद रखिएगा, आप इस तरीके से अपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन सब चीजों को, ताकि रिवीजन करने में आसानी होगी, क्योंकि जितने भी टास्क पेपर में पूछे गए हैं सब एक जगह वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, ये किस समाज से रिलेटेड थी, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थी? तो आप याद रखेंगे आर्य समाज की। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, जिन्होंने क्या कहा था? बैक टू वेदास, वेदों की ओर चलो। ठीक है, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? आर्य समाज द्वारा किया गया था। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, ये किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था वो कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। तुलसीदास, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम क्या है? तो आप सभी को पता है, सबसे पहले तुलसीदास थे, फिर राजा राम मोहन रॉय थे, फिर दयानंद सरस्वती थे, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन थे? तो वो थे एमजी राणे। याद रखिएगा, दोनों प्रश्न पेपर में पूछा है। अगर स्थापना पूछेगा तो आत्माराम पांडुरंग का नाम आप याद रखेंगे, मुख्य संचालक के नाम में आप याद रखेंगे एमजी राणे का नाम। ठीक है, दोनों पेपर में पूछा गया है। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। क्लास याद रखिएगा, आप सभी को पता है ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, इनका बहुत बड़ा योगदान है एजुकेशन को भी प्रमोट करने का। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, वो कौन था? राधाकांत देव थे। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोकितवादी कहा जाता है वो कौन है? गोपाल हरि देशमुख है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। 1856 में कानून पारित हुआ था, वह कौन सा था? धार्मिक असुविधा कानून तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है वह है स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह। अभी मैंने आपको बताया था पहली फीमेल यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, तो वो आपके थे डीके कार्वे। वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, वो कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। ठीक है, 1843 के एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया था किसे? गुलामी दास्ता को। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? केशव चंद्र सेन द्वारा, और इन्होंने अपनी ही पुत्री का 13 साल की पुत्री का विवाह कर दिया था। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी 14 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 14 वर्ष। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ठीक है, इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। इन तथ्यों से संबंधित है कौन? बी.एम. मालाबारी। ठीक है, ये बी.एम. मालाबारी के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई थी और आपसे पूछा गया था कौन है ये। ठीक है, तो वो बी.एम. मालाबारी थे। याद रखिएगा, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे, इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। लड़कियों की जो न्यूनतम आयु थी शारदा एक्ट में वो 14 वर्ष थी और लड़कों की जो थी वो 18 वर्ष थी। शारदा एक्ट जो था वो संबंधित था किससे? बाल विवाह प्रतिबंध से।
शारदा एक्ट संबंधित था, बाल विवाह प्रतिबंध से हमने डिस्कस कर लिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये ब्लावस्की द्वारा, मैडम ब्लावस्की द्वारा की गई थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही आपकी जुड़ी हुई थी कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी किसके कारण? यहाँ पे पूछा गया है, एनी बेसेंट के कारण। ठीक है, अब क्लास यहाँ पे जल्दी से रिवाइज करिए। राजा राम मोहन रॉय की जब भी हम बात करेंगे तो हम ब्रह्म समाज की बात करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती की जब हम बात करेंगे तो हम आर्य समाज की बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद राणे प्रार्थना समाज। ठीक है, इसी तरीके से थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट। लेकिन अगर इसका पूछेगा कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो मैडम ब्लावस्की का नाम याद रखिएगा। प्रार्थना समाज, मैंने आपको बताया प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पंडुरंग ने की थी। लेकिन इसके संचालक में आपके महादेव गोविंद राणे भी आते हैं। आत्म सभा की बात करेंगे तो राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज की बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज से रिलेटेड कौन है? ज्योतिबा फूले। फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। तत्बोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सब याद रखिएगा क्लास, पूछा जाता है ये सब प्रश्न। ठीक है, MC शीतलवाड़ा, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के, जिसके फाउंडर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल थे। ठीक है, नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए थे। कहां पे? तिरुनेलवेली में। ठीक है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि अनटचेबिलिटी को अगर भगवान स्वीकार करते हैं तो मैं उनको कभी ईश्वर के रूप में नहीं देखूंगा। ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। देवबंद आंदोलन जो कि यूपी में आरंभ हुआ था किस वर्ष? 1866 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार की। हाल ही पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूरों से। देखिए क्लास, यहाँ पर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं वन लाइनर। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कवर करें। ये क्विक रिवीजन सीरीज है। ठीक है, अगर आपने पहले ये सब चीजें पढ़ी है तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए। और जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ, उनको ये फैक्ट्स लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि मैम कैसे याद रहेगा इतना। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस लेक्चर को 2-3 बार 5-6 बार देख लीजिए, स्पीड को बढ़ा दीजिए। ठीक है, और जो पॉइंट नहीं याद हो रहा है उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, फिर आइए रिवाइज करने। तो जल्दी से जल्दी, ऐसे जैसे आप में से बहुत लोग वर्किंग होते हैं, कुछ लोग मतलब अपना हाउस का भी काम देखते रहते हैं, तो आप लोग प्ले करिए, सुनते रहिए, दिमाग में जाता रहेगा। किसी भी तरीके से बस पढ़ाई करिए क्लास। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं आरओ एग्जाम के लिए, तो पढ़िए, किसी भी तरीके से पढ़िए, किसी भी माध्यम से पढ़िए, लेकिन अपने लिए वफादार रहिएगा, बस इतना कहूंगी। चलिए अब समय नहीं बर्बाद करेंगे, आगे चलते हैं। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? SN बनर्जी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, जिसके की फाउंडर कौन है? SN बनर्जी हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, RC दत्त तथा सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था, वो कौन थे? वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया, वो कौन सा था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये चीज याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका विलय 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हो गया था। यही याद रखिएगा क्लास। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही क्रम बताइए। सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन आया है, फिर इंडियन लीग, ठीक है, फिर इंडियन एसोसिएशन, फिर मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई है? 1884 में।
ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है। इसके एक साल पूर्व पहले मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई है, याद रखिएगा। चलिए, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहां की गई थी? लंदन में। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी स्थापना कहां पे हुई थी? लंदन में। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे, लंदन में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी बताइए? कोलकाता में हुई थी। संस्थाओं का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, फिर इंडियन लीग। यहां पर देख लीजिए क्लास, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। ठीक है। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम एडम्स द्वारा। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी, हमने अभी डिस्कस किया है। इंडियन लीग की बात करेंगे तो शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, याद रखिएगा। और इंडियन एसोसिएशन में आप एस.एन. बनर्जी का भी नाम याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया सैयद अहमद खान। पेट्रियोटिक यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सर सैयद अहमद खान द्वारा। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? 1804 में हुई थी। ये याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो पहले स्थापित हुआ है 1784 में, बाद में आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे आया है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? 1823 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? 1838 में हुई है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में जिसकी स्थापना हुई थी, यहां पर मैंने आपको बताया था विलियम जोन्स का नाम याद रखेंगे आप, वॉरेन हेस्टिंग का नाम याद रखेंगे। ठीक है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में मधुसूदन का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, कि इन्होंने इसको ज्वाइन किया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे राधाकांत देव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तेलंग। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आशा करती हूं कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं हो रहा होगा, आपका रिवीजन हो पा रहा होगा। क्लास अगर पहली बार आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं मान सकती हूँ कि आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन अगर आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, बस आप रिवाइज करने आ रहे हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट क्लास है। ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बहुत सरल शब्दों में अपनी प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। तभी मैं आगे कुछ और क्लासेस लाऊंगी ताकि मुझे समझ में आए कि किन स्टूडेंट्स को क्या दिक्कतें हो रही। तो आप मुझे बताइएगा अगर दिक्कत होती है तो। ठीक है। लेकिन पढ़ाई करिए, बस पढ़िए। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम द्वारा। ठीक है। एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो एओ ह्यूम थे वो एक असैनिक सेवक थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, आप सभी को पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो मुंबई में हुआ था। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने के कारण ये मुंबई में हुआ। और इसमें पहली बार जो पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? तो वो थे आपके 72। ठीक है। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहला सेशन था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यूसी बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? वो एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? मैंने आपको बताया था डफरिन था, डफर था, इसलिए स्थापना करने दिया 1885 में। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राहणे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। कौन इन सब में से नहीं था? तो वो आपकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापना उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ग्रैंड ओल्ड मैन ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिन्होंने ब्रेन थ्योरी दी है।
कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति कौन था? विलियम डिग्बी था। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? वो आपके जॉर्ज यूल थे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान बहादुर खान, अब्दुल गफर खान तथा सर सैयद अहमद खान में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखे, जिन्होंने नहीं रखा, वो थे सर सैयद अहमद खान। क्लास देखिए, सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं सपोर्ट किया था। उनको लगता था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो आईएनसी है, वो हिंदू पार्टी है, वो हिंदू को रिप्रेजेंट कर रही है, मुस्लिम्स को नहीं। और सर सैयद अहमद खान क्या चाहते थे कि मुस्लिम्स का एक स्टेटस बनाए, मुस्लिम्स और जो ब्रिटिश जो आपके यूरोपियंस हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स हैं, उनके साथ जो संबंध है वो इंप्रूव हो सके, वो ये चीज दिखाना चाहते थे सर सैयद अहमद खान। तो इसी वजह से वो कहते थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हिंदू पार्टी है। और आप देखिए अभी यहीं पर ये इनकी बात को कॉन्फ्लिक्ट मतलब वो हटाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक मुस्लिम अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट की थी, जो थी सर बदरुद्दीन तैयबजी। तो याद रखिएगा ये चीज, आप इस तरीके से मैंने आपको ऐसे बता दिया कि याद रहेगा। तो आपको अब हमेशा याद रहेगा कि सर सैयद अहमद खान इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था इंडियन नेशनल कांग्रेस एक क्या है, एक मुस्लिम पार्टी है। बाद में आप आगे चल के देखेंगे कि जिन्ना को भी यही लगने लगा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, तो वो अपना एक अलग पार्टी बनाते हैं, मुस्लिम लीग। चलिए, लाला लाजपत राय मुस्लिम लीग को वो ज्वाइन करते हैं, बनाते नहीं है, मुस्लिम लीग को वो ज्वाइन करते हैं। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना, वो कौन थे? वो आपके बाल गंगाधर तिलक थे। 1907 में जब सूरत स्प्लिट होता है, जब कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित होती है, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बाल गंगाधर तिलक को नहीं चूज किया जाता। बहुत लोग चाहते हैं कि एज अ लीडर इस बार जो अध्यक्षता है वो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाए, एक गरम दल के नेता को दिया जाए, लेकिन इनको नहीं मिलती है। और भी जो गरम दल के नेता रहते हैं उनको भी अध्यक्षता नहीं दी जाती है। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, ये गरम दल और नरम दल आपका बढ़ जाती है। 1907 का अगर आप देखेंगे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है वो सूरत में होता है। बोला जाता है कि जानबूझ के ये जो सेशन है वो सूरत में रखा गया था, ताकि बाल गंगाधर तिलक नहीं इसकी अध्यक्षता कर सके। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी ना क्लास, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी गई थी, जैसे कि हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो अलग अलग प्रोविंस में होगा। ठीक है, और जिस प्रोविंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा, उस प्रोविंस से बिलोंग कोई भी लीडर उसको प्रिसाइड नहीं करेगा। समझ में आया आपको? अगर जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन बंगाल में हो रहा है, ठीक है, कोलकाता में हो रहा है, तो यहाँ पर जितने भी बनर्जीज हैं वो इसको प्रिसाइड नहीं करेंगे। इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को 1907 में सूरत में कर दिया गया, ताकि बाल गंगाधर तिलक उसको प्रिसाइड ना कर पाए। और बाद में सूरत स्प्लिट होती है नरम दल और गरम दल में। चलिए, लाल, बाल और पाल त्रिगुण का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ, वो कौन था? वो लाला लाजपत राय थे। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही एनी बेसेंट। आप सभी को पता है कि जो पहली लेडी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना, और वो कौन थी? वो एनी बेसेंट थी, जिसको कि कांग्रेस ने पहली बार चुना। और ये कहां पर हुआ था? कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, कोलकाता में हुआ था 1917 में। आपको याद होगा 1916 में ही एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, होम रूल मूवमेंट। ठीक है, दोनों लोगों का जो होम रूल मूवमेंट था वो अलग अलग था। एनी बेसेंट का जो होम रूल मूवमेंट था वो इधर साउथ की साइड में चल रहा था। बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल मूवमेंट था वो आपका महाराष्ट्र प्रोविंस में चल रहा था। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, भारतीय पूछा है यहाँ पर, तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, सही कथन बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था।
आप सभी को पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां पर हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, और मैं उसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये किसमें बोला था इन्होंने? लखनऊ अधिवेशन ने बोला था 1916 में, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। सही कथन देखिए, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे और एल्फ्रेड वेब ने 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने गए। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, यहाँ पर सही स्टेटमेंट ही दिए गए हैं क्योंकि करेक्ट आंसर दिया गया। तो जब CR दास ने प्रिसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो उस समय वो जेल में थे और एल्फ्रेड वेब जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं? 1894 में बनते हैं। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? सर सैयद अहमद खान द्वारा दिया गया है। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा ये है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह कथन लॉर्ड कर्जन द्वारा दिया गया था और कर्जन के ही समय में क्या हुआ है? बंगाल का विभाजन हुआ है। अध्यक्षीय संबोधन के लिए जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे? वो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, कि एक बार भारत को फ्रीडम मिले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। वो कौन थे? वो महात्मा गांधी थे। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था। उनके सहयोग हेतु किसे चुना गया था? NC केलकर को तथा IB सेन को। याद रखिएगा क्लास, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल क्या था? तो मुंबई के 1915 का जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें लॉर्ड विलिंगटन ने पार्टिसिपेट किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियान ने की थी, वह कौन सा अधिवेशन था? वो नागपुर अधिवेशन था और 1920 में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गया अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी, CR दास ने की थी। और क्लास आपको पता है 1920 में भारत में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। असहयोग आंदोलन इस समय आपका स्टार्ट होता है और बाद में 1922 आते आते असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। असहयोग आंदोलन वही आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि 1 साल के भीतर मैं स्वराज की प्राप्ति करूंगा, लेकिन चौरी चौरा कांड होने के कारण और हिंसा बढ़ने के कारण महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और जब महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस लेते हैं तो कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि बहुत ही खफा होते हैं महात्मा गांधी से, और वो क्या करते हैं? कांग्रेस को छोड़ते हैं और अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं जिसको कि हम कहते हैं स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे और CR दास थे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम बताइए। महात्मा गांधी ने किस सेशन में प्रिसाइड किया था? बताइए। बेलगांव सेशन में प्रिसाइड किया था 1924 में। 1925 में अगर हम देखेंगे श्रीमती सरोजनी नायडू ने, और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो आपको पता होगा 1929 का लाहौर सेशन, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर का क्या कहा? आज से हमारी जो मांग है पूर्ण स्वराज की है, ठीक है। पूर्ण स्वराज हमारी मांग है और आने वाले 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर उसके बाद वल्लभ भाई पटेल।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी बेलगांव में 1924 में, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए कुछ अध्यक्ष दिए गए हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान दिया गया है। मोतीलाल नेहरू ने 1919 में अमृतसर में अध्यक्षता की थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सरोजनी नायडू की बात करेंगे तो महात्मा गांधी की अगले सेशन 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1925 में सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कहां पर? कानपुर में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में, ठीक है, कहां पर? मुंबई में। अब्दुल कलाम आजाद की बात करेंगे तो रामगढ़ में 1940 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। वो कौन सा अधिवेशन था? वो लखनऊ अधिवेशन था, याद रखिएगा। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी 1938 में, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन का स्थान दिया गया है। एम.ए. अंसारी की बात करेंगे तो इन्होंने मद्रास में अध्यक्षता की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करेंगे तो नासिक। सरोजनी नायडू कानपुर, अभी हमने डिस्कस किया। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। याद रखिएगा जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड कौन कर रहे थे? जेबी कृपलानी कर रहे थे। जन गण मन पहली बार गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता सेशन में 1911 में, और 1911 में ही दिल्ली दरबार भी होता है, सब याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा अधिवेशन था? अमृतसर अधिवेशन 1919। ठीक है, वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, वो कौन सा था? वह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। क्लास 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसी समय स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ। ठीक है, और 1907 में सूरत में बंगाल इसका क्या हुआ? सूरत स्प्लिट हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। 904 में 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उग्रपंथी मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो थे आपके, जो गरम दल के नेता थे, हम कहते हैं बाल पाल लाल ना, तो इसमें आपके ये नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसके द्वारा लगाया गया था? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो खाली प्रे करती है, पेटिशन करती है। ठीक है, ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया था 1906 में। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया था कब? 1906 में। ये हमने डिस्कस कर लिया, मैंने आपको बताया कि 1906 में ही क्या हुआ था। अब यहाँ पर आपके नरम दल गरम दल आ गए थे। नरम दल जो थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा आप खाली प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें एक नया स्टेप, थोड़ा सा और एक्सट्रीम स्टेप अपनाना चाहिए। तो 1906 में ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था और 1907 आते थे चप्पल फेंकना स्टार्ट हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं एस.एन. बनर्जी में से कांग्रेस के गरम दल से संबंधित कौन थे? अरविंद घोष थे। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. राणे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है किसको? आप सभी को पता है बाल गंगाधर तिलक को। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे कौन? लाला लाजपत राय। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी से
जुड़े नहीं थे कौन? लाला लाजपत राय। क्लास याद रखिएगा, लाल पाल बाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, इनको हम कर्म दल के नेता कहते हैं। लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु किसे माना था? मैजिनी को। पूछा गया प्रश्न है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक एवं मदन मोहन मालवीय ने मध्य मार्गी नहीं थे। कौन मध्य मार्गी नहीं थे? आपके बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड नहीं किया था, उसकी अध्यक्षता नहीं की थी। बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के आखिरी सेशन को जिसमें पार्टिसिपेट किया था वो कौन सा था? 1919 में था। ठीक है, याद रखिएगा। स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। भारतीय अशांति के जनक किसको कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। और भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा है? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा है। बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी वह और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है, वो कौन थे? मैक्स मूलर थे। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। देख लीजिए यहाँ पे 1908। 1907 में क्या हुआ है बताइए? सूरत स्प्लिट हुई है और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक और दौर में उग्रवाद विचारधारा को निरूपित करता है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनाओं से स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जब भी हम बात करते हैं नरम दल की, तो यहाँ पर हम 3P की बात करते हैं ना, प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड पेटिशन। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। यहाँ पर अगला देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। यहाँ पर जो ए है वो आपका गलत है, लेकिन आर जो है वो आपका सही है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अभी मैंने आपसे देखिए यहाँ पे रीजन में जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा, इन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, तो उसका एक उदाहरण है कि गणपति पर्व एक तरीके से एकता लाने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, इसका श्रेय किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। मैं फिर आपको एक बात बोलूंगी, जिन बच्चों ने एक बार पूरे मॉडर्न इंडिया को पढ़ा है उनके लिए ये रिवीजन सीरीज बेस्ट है। हम जल्दी जल्दी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक लेक्चर को 2-3 बार देख सकते हैं स्पीड को बढ़ा के। और अगर आपको किसी भी तरीके का सजेशन देना है, देखिए स्टूडेंट्स आप हैं, ठीक है, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आपकी जो तैयारी हो वो बहुत अच्छी हो। मैं तो यही आशा करूंगी कि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट आरओ एआरओ में सेलेक्ट हो। ठीक है, हमें खुशी मिलती है क्लास, तो मैं तो यही कोशिश करूंगी। तो अगर आपको लगता है कि मैम रिवीजन में यहाँ पे दिक्कत आ रही है, कि आप मेरी मदद कर सकती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी टॉपिक हो तो मुझे बताइए, उस टॉपिक को हम एक्स्ट्रा क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, और अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उसको जरूर कवर करूंगी। तो थैंक यू सो मच क्लास। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। ठीक है, अपने लिए वफादार रहिए। आप मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि आप ही जैसे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। अपने अंदर ये विश्वास रखिए, कभी भी हताश मत होइएगा। एग्जाम जितना पास आता है, बच्चे क्या होते हैं? हताश होने लगते हैं। ठीक है, फिर वो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, पेपर में सिलेक्शन जरूर होगा। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, भले एक ही नंबर से क्वालिफाई करो, 1 या 0.5 नंबर से क्वालिफाई करो, लेकिन क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो उसके लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।